स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सीबीआई में जो सबसे अच्छी चीज जो हमें लगी वो ये था कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी कि जितना हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन कार्य में राज्यों में होता है वो केंद्र सरकार में नहीं होता। ख्याल से सीबीआई में भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी। 89 में सीबीआई ज्वाइन किया था और 90 में मुझे एक केस मिला जो कि एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, उनके खिलाफ में डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस। सामान्य रूप से जानने के लिए ईडी के ज्यूरिसडिक्शन और सीबीआई के ज्यूरिसडिक्शन में अंतर क्या है। ईडी के केस में बेल मिलने में बड़ी कठिनाई होती है जबकि अन्य केसेस में नहीं मिलती। ऐसा क्या विशेष व्यवस्था है ईडी के केस में कि बेल नहीं मिल पाती लोगों को। बातचीत के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री नवनीत वासन। वर्ष 1980 के पुलिस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं और इन्होंने कई ऐसी संस्थाओं में काम किया है जो आजकल चर्चा में बने हुए हैं। ये सीबीआई में रहे हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में रहे हैं और इन संस्थाओं पे आजकल बड़ी चर्चा चल रही है और इन पर हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है नवनीत जी। आप आंध्र प्रदेश काडर के हैं। आरंभिक तौर पे जब आप पुलिस में आपने ज्वाइन किया तो आपको कैसा माहौल मिला आंध्र प्रदेश में? देखिए, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। मेरी जब पोस्टिंग हुई तो वहाँ नई सरकार बनी थी, एनटी रामाराव वहाँ के मुख्यमंत्री थे और मेरी पोस्टिंग जो है वो विजयवाड़ा में हुई, पहली पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद। तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का हार्ट थ्रब माना जाता है, तब भी माना जाता था राजनीतिक रूप में और कमर्शियली भी बहुत इम्पोर्टेंट जगह थी। और क्राइम के हिसाब से भी वहाँ क्राइम की मतलब कई तरह के क्राइम होते थे, वाइट कॉलर, दूसरे कन्वेंशनल क्राइम सब होते थे। और तब वहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं था, विजयवाड़ा एक तहसील थी और विजयवाड़ा में एएसपी ही सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी था, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वो मछलीपट्टनम में था। विजयवाड़ा में कई तरह की समस्याएं थी। वहाँ पर बेसिकली कुछ राजनीतिक जो एमएलए थे वहाँ के, उनका राज चलता था और वहाँ पे हर त्यौहार पे, विशेष कर के दशहरा में या और दूसरे त्योहारों में वो लोग एक टैक्स वसूला करते थे सब बिजनेसमैन से। तो ये बड़ी चैलेंज थी और मेरे को जो पर्सनल चैलेंज थी वो थी भाषा की, क्योंकि मैं उत्तर भारत से गया था और मुझे वहाँ की भाषा नहीं आती थी। तो एक आप यूँ समझिए कि एक गैप लगता है, तो वो था। लेकिन धीरे धीरे हम समझ गए और सबसे अच्छी बात जो मेरे साथ हुई वो ये था कि एनटी रामाराव जो चीफ मिनिस्टर थे, उनका पूर्ण समर्थन हमें हर समय मिला। दो कि हमने उनके एमएलए के खिलाफ भी काफी सख्त एक्शन किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें मुझसे हटाया नहीं और मेरी जो प्रथम पोस्टिंग थी वो 3 साल तक मैं वहीं रहा, मुझे चेंज नहीं किया गया। और मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ पे अचीव की, ट्रैफिक के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के मामले में, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के मामले में। बाद में वो अर्बन पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया एनटी रामाराव ने और वहाँ पे एक विजयवाड़ा पुलिस, पहले तो ऑर्डिनेंस बना, बाद में एक्ट बन गया, पुलिस एक्ट बन गया, तो विजयवाड़ा में कमिश्नरेट सिस्टम आ गया। मेरे जाने के थोड़ी देर के बाद में वो इम्प्लीमेंट हो गया था। तो विजयवाड़ा का मेरा एक्सपीरियंस बहुत चैलेंजिंग रहा और काफ़ी मैंने वहाँ सीखा बहुत कुछ। जो ट्रेनिंग में नहीं सीखा था वो मैंने विजयवाड़ा में सीखा, क्योंकि हर तरह का क्राइम हमें इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिला। डिफरेंट टाइप की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स थी। वहाँ पे अपोजिशन का फर्स्ट कन्क्लेव मेरे समय में हुआ, जिसमें 28 पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा लिया और उसका बंदोबस्त करना मेरे लिए एक अपने आप में चैलेंज था। तो मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला। बहुत बढ़िया। आंध्र प्रदेश उस समय नक्सल से बड़ा प्रभावित था, नक्सल एक्टिविटी से। तो आपका क्या कुछ अनुभव रहा इसमें नक्सल एक्टिविटी? विजयवाड़ा में तो नहीं, विजयवाड़ा अफेक्टेड नहीं था उनसे, लेकिन बाद में जब मेरी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुई, जो खम्मम डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, अब शायद उसके ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं बंटवारा करके, वो डिस्ट्रिक्ट अब बहुत ज़्यादा नक्सलाइट से अफेक्टेड था और बस्तर के बॉर्डर में पड़ता है और कोरापुट उड़ीसा का बॉर्डर, मतलब 2 स्टेट्स उसके बॉर्डर में लगती थी। तो मैंने करीब 1 वर्ष तक वहाँ काम किया। तो
उसको कंट्रोल करने के लिए हमने मतलब उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी सहयोग था, और मेरे जो कलेक्टर थे वहाँ पे वो बहुत ही मतलब उन्होंने पूरा पूरा सहयोग दिया, पूरा पूरा इनकरेजमेंट दिया, मेरे से सीनियर थे। और हम लोगों ने कई तरह की स्कीम मिलके वहाँ चलाई जो एरियाज़ अफेक्टेड थे, और जो ट्राइबल्स जिनके साथ में अन्याय होता था या जो जाति होती थी, उसको हमने विशेष तौर से पुलिस के लेवल पे और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे उसको एक तवज्जो दी, ताकि उन लोगों को ये नहीं लगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी सुनवाई नहीं है या पुलिस उनका साथ नहीं देती है। तो उसका असर देखने को मिला, और मेरे 1 वर्ष के कार्यकाल में कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि जिसको अखबारों में सुर्खियाँ मिली या कुछ मर्डर हुए, कुछ नहीं हुए। तो काफ़ी हमको मिला। आपने बहुत सही फरमाया। सामान्य रूप से ये धारणा रहती है कि एक और जहां नक्सलवादियों के अगेंस्ट स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ एक्शन होना चाहिए, सामान्य नागरिक को अपने साथ लेने के लिए, प्रशासन के साथ लेने के लिए वहाँ पे विकास करना, वहाँ पे प्रशासन की उपस्थिति, प्रशासन की एक्सेसिबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और जो हम लोगों को भी जानकारी मिली, बाहर के लोगों को भी, उनसे भी हमें आभास हुआ कि आंध्र प्रदेश में जो सक्सेस मिली नक्सल के अगेंस्ट, वो इस कारण मिली कि एक और तो स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ नक्सलवादियों के विरुद्ध, और साथ ही साथ वहाँ के जो जनसाधारण हैं, जनसामान्य हैं, उन लोगों को प्रशासन के साथ लेने का प्रयास किया गया विकास के माध्यम से। क्या ये मेरा चिंतन या सोचना या नहीं, ये बिल्कुल सही है, आपने बहुत सही कहा है, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। जैसे हम एक बार किसी बहुत दूर दराज के गांव में इंस्पेक्शन के लिए गए थे। वहाँ पे पुलिस चौकी थी, स्टेशन नहीं था, पुलिस चौकी थी। और उस पुलिस चौकी पहुँचने के लिए आपको 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। कोई भी रास्ता नहीं था, ऊबड़ खाबड़ रास्ता था जिस पे आपको पैदल चलना। वहाँ पे एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल था, 2 कमरे का। तो वहाँ अध्यापक कभी नहीं जाता था। और जब मैंने कलेक्टर से बात किया, जब मैं वहाँ आया कि भाई वहाँ के लोगों को समस्या है, वहाँ अध्यापक जाता ही नहीं है, और वहाँ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे डॉक्टर भी कभी 1 महीने में 1 बार जाता है या नहीं जाता है। तो उन लोगों के पास कोई नहीं है, तो वो कोई भी अगर मुसीबत में होते हैं या कोई भी दिक्कत होती है, तो उनको जो नक्सलाइट्स है वो आके उनकी मदद करते हैं। वो उनको कहीं हॉस्पिटल ले जाते हैं, कैसे भी ले जाते हैं, और उनके अपने डॉक्टर्स हैं कुछ जो नक्सलाइट बन चुके हैं। तो उसके बाद हमने इंश्योर किया कि उस गांव में अध्यापक जाए, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कम से कम 3 दिन डॉक्टर विजिट करें, तो उस चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। और बाद में उसी गांव से हम लोगों को वही लोग समाचार भी देने लगे कि भैया यहाँ नक्सलाइट इकट्ठे हो रहे हैं, या उनका मीटिंग है, या उनके पास आर्म्स है, उन्होंने यहाँ छुपा के रखे हैं। तो दोनों तरफ से ये काम करती है। एक तो जनता आपके साथ आती है, दूसरा जो आपका फर्ज है कि जनता की सेवा करना, आप उसमें कामयाब होते हैं, और तीसरा आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल आपने जो आप कहा। आंध्र प्रदेश में थे जब आंध्र प्रदेश का बाइफरकेशन हुआ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में? मैं तब नहीं था, लेकिन मैं एक कमेटी का हिस्सा था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी एसेट्स के डिवीजन के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस वक्त वैसे तो- काफी मारपीट हुई थी, मेरे हाँ, सुनने में आया। तो काफ़ी दिक्कतें थी, और मेरे हिसाब से वो विभाजन जो किया गया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। ये मेरा पर्सनल अच्छा। सोचना है कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि दोनों जो रेवेन्यू सरप्लस एरिया है वो तेलंगाना में रह गया, और जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो आंध्रा, उस एरिया में आंध्रा में चला गया। तो उससे काफ़ी आंध्रा को काफ़ी दिक्कत हुई है, जो सामना कर रहे हो, और बार बार डिमांड होती है कि उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाए या स्पेशल ग्रांट दी जाए। तो वो दिक्कत हुई है। उसके अलावा दोनों एक ही भाषा बोलते हैं, लोग एक ही तरह से रहते हैं, तो डिवीज़न मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। कई लोगों का ये मत था कि ये डिवीजन आवश्यक नहीं था, और डिवीजन के फलस्वरूप जो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, जो आप सही फरमा रहे हैं कि रेवेन्यू शॉर्टेज है वहाँ पर, और आंध्र प्रदेश में विशेष समस्या है, और ये क्रिएट हो गए। तो ये कहना ठीक होगा कि पूर्णतः एक राजनीतिक निर्णय था, इसमें आर्थिक दृष्टिकोण से इट वॉज अ डिजास्टर। हाँ, मैं शायद इस बात से सहमत हूँ कि ये राजनीतिक ही फैसला था। इसका कोई दूसरा औचित्य नहीं था कि दोनों स्टेट्स को डिवाइड किया जाता, और ये भी नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम थी या दिक्कत थी। बहुत अच्छा चल रहा था आंध्र प्रदेश एज ए स्टेट। गवर्नेंस बेटर थी कई दूसरे राज्यों के मुकाबले में, तो उसको डिवाइड करने का कोई औचित्य मेरे हिसाब से नहीं था। आप ने कई वर्ष सीबीआई में काम किया,
आपका कैसा अनुभव रहा सीबीआई में? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा, लेकिन सीबीआई में एक बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी मेरे समय में। आज की बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि सीबीआई को छोड़े कई वर्ष हो गए। सीबीआई में जो सबसे अच्छी चीज़ जो हमें लगी वो ये था कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। आप एसपी रहें या डीआईजी रहें या जॉइंट डायरेक्टर रहें, तो आप अपना मत, जो आप एविडेंस को अप्रिशिएट करके जिस नतीजे पे पहुंचते हैं, आपको उसको लिखने में कोई किसी तरह का दबाव नहीं डालना था कि आप इस तरह का मत फाइल में लिखिए या इस तरह का मत करिए। तो हर एक आदमी अपना मत एविडेंस को अप्रिशिएट करके लिखता था, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो स्टेट्स में नहीं होता है। स्टेट्स में बहुत बार जो सुपरवाइजरी ऑफिसर कहता है उसी तरह का इन्वेस्टिगेशन, उसी लाइन पे इन्वेस्टिगेशन करने की एक प्रणाली तय हो गई है, जो गलत है, लेकिन वो प्रणाली है। नहीं, आप सही फरमा रहे हैं। मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव प्रशासनिक सेवा में रहा कि जितना हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन कार्य में राज्यों में होता है, वो केंद्र सरकार में नहीं होता। पॉलिसी लेवल पे जरूर कोई बात कह सकता है, लेकिन डे टू डे नहीं होता। और मेरे ख्याल से सीबीआई में भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी। सीबीआई में भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी, और सीबीआई का जो मैनुअल है विच गवर्न्स इट्स फंक्शनिंग, डे टू डे फंक्शनिंग, वो भी इस बारे में बड़ा साफ था। अब तो शायद नया मैनुअल बन गया है जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन पहले ये मुझे बहुत एक पॉजिटिव अप्रोच मिली। और इसके अलावा सीबीआई में चैलेंजेस भी बहुत हैं। सीबीआई के विशेष तौर पे चैलेंजेस जो तब भी थे और अब भी हैं। एक तो देखिए, सीबीआई बहुत प्रकार के केसेस इन्वेस्टिगेट करती है। उसमें चाहे वो कहीं ब्रिज कोलैप्स हो, चाहे वो कहीं ऐसे इंस्टीट्यूशन जैसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कोई करप्शन का मामला हो, या बैंक फ्रॉड्स हो, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड दूसरे तरह के केस मुकदमा तकनीकी दृष्टिकोण से। तो उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत सीबीआई को चैलेंज आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे टीम इन्वेस्टिगेशन का कंसेप्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और हमारे कोशिश करने के बाद भी एक लिमिटेड हद तक हमने कोशिश किया सीबीआई में रहते हुए कि इस कंसेप्ट को किसी तरह से हिंदुस्तान में भी लाया जाए, जो सब देशों में होता है। तो वो कंसेप्ट आया नहीं। शायद हम लोग पुलिस अफसर अपनी जो दायरे को है उसको संकुचित नहीं करना चाहते, टर्फ को कम नहीं करना चाहते। तो हर देश में, किसी भी देश में जहाँ इन्वेस्टिगेशन होता है, वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर लीड इन्वेस्टिगेटर रहता है, बट उसकी टीम में उस पहलू को जानने वाले या उस डोमेन में नॉलेज रखने वाले व्यक्ति उस टीम का पूरा हिस्सा होते हैं। बहुत तरह के साइबर क्राइम है जो शायद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगा जब तक उसके साथ में कोई साइबर एक्सपर्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कोई ब्रिज कोलैप्स हुआ है, अब उसमें आपको एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जरूरत है, जो आपको क्या क्वेश्चन करना है, क्यों से क्या फाइंड आउट करना है कि क्यों गिरा ब्रिज, तो उसके लिए वो चाहिए। मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि एक जिस तरह से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, पीजीआई चंडीगढ़ में है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। वहाँ पे एक केस दर्ज हुआ कि एक वहाँ कार्डियोलॉजी के जो हेड थे सर्जरी के, वो करप्शन में लिप्त हैं, और वो 3 स्टंट या 2 स्टंट कागज पे लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली में एक ही लगाते हैं और बाकी स्टंट को रिसाइकिल कर देते हैं। तो जब ये केस इन्वेस्टिगेशन करने की बात आई तो ये मेरी सुपरविजन हो रहा था। अब पहली बात है ना, मेडिकल साइंस को मैं भी नहीं जानता था। मेरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हरियाणा पुलिस से था वो बिल्कुल ही नहीं जानता था। तो अब ये हमको डॉक्टर को इन्वेस्टिगेट करना है, उसके प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स को समझना है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एक्सपर्ट चाहिए। तो हम लोगों ने एम्स में जाके और दूसरे डॉक्टरों से हमने समझा पहले उस चीज़ को कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या स्टैंडिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर है, और कैसे ये समझा जाएगा कि उन्होंने गलत किया, 3 की जगह एक ही स्टैंड लगाया है, एंड हम लोग किस तरह से एस्टेब्लिश कर पाएंगे कि वो 2 स्टैंड वापस चलेंगे, उसमें क्या यूनिक आईडी है, क्या है, कैसे उसको ट्रेस करेंगे। तो मतलब हमें समझना पड़ा, और फॉर्चुनेटली हम लोग उसको समझा, और उस केस को चार्जशीट करने के बाद उन डॉक्टर सज्जन को 5 साल की सजा हुई। तो मैं ये, अब आपने जैसे सजा की बात कही, तो जन साधारण को नहीं पता कि एफआईआर दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन चलता है, कन्विक्शन कितने में होता है सीबीआई में लगभग?
देखिए मैं उसको दूसरे रूप में देखता हूँ। एक कन्विक्शन है जो आपके ट्रायल कोर्ट की स्टेज पे होता है। वो तो सीबीआई में, जैसे सीबीआई बताती भी है कि 60%, 64%, 63% के आसपास कन्विक्शन होता है। बट मेरा पर्सनल मानना ये है कि कन्विक्शन फाइनल वो है जो सुप्रीम कोर्ट तक अपील हो, क्योंकि बहुत केसेस में हाई कोर्ट में एक्विटल हो जाता है जो लोअर कोर्ट में कन्विक्शन होता है। तो मेरा रफ एस्टिमेट होगा कि 40 से 45% से ज्यादा कन्विक्शन नहीं हो। फिर भी सामान्य से ज्यादा है। सामान्य से बहुत ज्यादा है। उसका कारण समझने की जरूरत है कि सीबीआई बहुत कम केस दर्ज करती है। करेक्ट। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहां पे 1.25 केसेस ही एक साल में इन्वेस्टिगेट करता है। और जिसमें से कोई बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे ट्रैप केस होता है, किसी को रंगे हाथों रिश्वत देते पकड़ा है, वो छोटे छोटे केस होते हैं, उनमें ज़्यादा समय नहीं लगता। तो बड़े केसेस के लिए भी जो सीबीआई में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको समय की काफ़ी उसको मिलता है, जो कि लोकल पुलिस में नहीं मिलता है। लेकिन ये जैसे आजकल ईडी बड़ी चर्चा में है, और जो सामान्य मैंने पढ़ा इंटरनेट में, तो वहाँ कन्विक्शन रेट बहुत कम है। वहाँ भी तो यही व्यवस्था होगी, ऐसा क्यों है? वहाँ क्यों कन्विक्शन रेट कम है? अब उसके दो है। एक तो देखिए सीबीआई हो या ईडी हो, एक तो ट्रायल बहुत लंबे समय तक चलता है। तो जो केस आज दर्ज हुआ है उसका नतीजा आपको मिलेगा 6 या 7 साल या 10 साल के बाद। इसमें मैं एक आपको दृष्टांत और दे सकता हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैंने 89 में सीबीआई ज्वाइन किया था और 90 में मुझे एक केस मिला जो कि एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, उनके खिलाफ में डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस हमको इन्वेस्टिगेट करना था। तो वो हमने चार्जशीट उसमें लगाया था 91 में। उनको सजा हुई मेरे रिटायर होने के 2 साल के बाद, मतलब उनको सजा हुई 2017 में। ओह माय गॉड। इतना साल ट्रायल चला। तो ट्रायल तो सीबीआई में जो भी या ईडी में जो नतीजे आएंगे वो एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा या परसेंटेज कन्विक्शन कितना होगा, वो आपको जानने के लिए कुछ साल इंतजार करना। तो एक ये जनरल जन सामान्य के लिए या जो स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनको सामान्य रूप से जानने के लिए ईडी के जुरिस्डिक्शन और सीबीआई के जुरिस्डिक्शन में अंतर क्या है? ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा। आमतौर पे लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। देखिए सीबीआई एक्चुअली सीबीआई नहीं है, इट इज़ टेक्निकली दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, बिकॉज देयर इज अ एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसके अंदर सीबीआई के अधिकारी काम करते हैं। और बहुत सारे सीबीआई के अधिकारियों के पास में पुलिस पावर्स नहीं है। जो पुलिस अधिकारी डीएसपी में पोस्टेड नहीं है, वो चाहे एसपी हो चाहे डीआईजी हो, वो पुलिस ऑफिसर्स नहीं है टेक्निकली। और सीबीआई या डीएसपी को एक सेक्शन है, सेक्शन 6, जिसमें स्टेट्स को कंसेंट देना होता है। बिना स्टेट्स की कंसेंट के सीबीआई किसी स्टेट में ऑपरेट नहीं कर सकती है, सिवा यूनियन टेरिटरी के, जहां सीबीआई के पास में या डीएसपी के पास में अपना जुरिस्डिक्शन है। बाकी सब जगह उनको जुरिस्डिक्शन तब मिलता है जब उस स्टेट की सहमति उनको सेक्शन 6 के अंदर मिल जाती है। तो सीबीआई का ये है। और सीबीआई में वो केस आते हैं जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में दे देती है, उसके अलावा। लेकिन ईडी क्या है? ईडी एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एक तरह से। उनके पास में पैन इंडिया जुरिस्डिक्शन है। उनको किसी स्टेट के कंसेंट की जरूरत नहीं है, सहमति की जरूरत नहीं है, वो लोग इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ईडी केस वो कर सकती है। आपने शायद आज या कल न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि एक सैंड माफिया का केस ईडी इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि आपको तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आप सैंड माफिया के केस को इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकते। तो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि ईडी वही केस इन्वेस्टिगेट कर सकती है, मतलब इट इज एक्चुअली investigating only parasite cases. There has to be a original case जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का एक पहलू है। खाली मनी लॉन्ड्रिंग का पहलू अगर कोई केस है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू को ईडी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए ईडी को किसी तरह के कंसेंट की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए वो बहुत सारे केसेस आजकल ईडी को इसलिए दे दिए जाते हैं क्योंकि सीबीआई
आज की डेट में वेस्ट बंगाल में कंसेंट नहीं है, महाराष्ट्र में वापस मिल गई है, फिर छत्तीसगढ़ में नहीं थी, फिर पंजाब में नहीं है। सो बहुत सारी स्टेट्स में तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब जैसे आजकल न्यूज़पेपर में अक्सर आता है कि ईडी के केस में बेल मिलने में बड़ी कठिनाई होती है, जबकि अन्य केसेस में नहीं मिलती। तो ऐसा क्या विशेष व्यवस्था है ईडी के केस में कि बेल नहीं मिल पाती लोगों को? से पीएमएलए एक्ट में एक ऐसा प्रोविजन है, क्या उसका नंबर है वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसमें ये प्रोविजन है कि अगर कोर्ट के सामने जो ईडी के अधिकारी साक्ष्य पेश करते हैं, उसकी समरी पेश करते हैं, अगर वो प्राइमा फेशी ये प्रूव करती है कि यस इस तरह का क्राइम हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग का इंसिडेंट हुआ है, प्राइमा फेसी, तो बेल नहीं मिले। ये बड़ा अनयूजुअल प्रोविजन, ये बड़ा अनयूजुअल प्रोविजन है जो किसी और एक्ट में नहीं है। तो उसके रहते बेल मिलना बहुत कठिन हो जाता है। कोर्ट्स भी उससे बंधी हुई हैं कि कोर्ट्स भी कहती हैं कि जो हमारे सामने ईडी अधिकारियों ने पेश किया है उसके हिसाब से तो ये साक्ष्य है प्राइमा फेसी, तो हम बेल नहीं दे सकते हैं। तो लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, और देखिए आगे आने वाले समय में। एक और बड़ी अच्छी संस्था में, महत्वपूर्ण संस्था में आपने काम किया, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। वो भी जनसाधारण को या इवन पढ़े लिखे लोगों को बहुत आइडिया नहीं है कि इसकी भूमिका क्या है, क्योंकि कई मल्टीपल एजेंसीज हो गई हैं, सीबीआई, ईडी और एनआईए। तो उसका संक्षिप्त में कुछ बताना चाहेंगे, उसकी भूमिका क्या होती है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग? देखिए, एक चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा जो शायद आपके जो स्टूडेंट हैं या जो है जिनके लिए बहुत रेलेवेंट होगा। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है, वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो इसीलिए सीबीआई को जब भी इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो उनको कंसेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन एनआईए का गठन जब बॉम्बे के इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद टेररिस्ट वाला जो इंसिडेंट हुआ था, ताज होटल के अंदर जब अटैक हुआ था, तो उसके बाद में ये ज़रूरत पहले से भी महसूस की जा रही थी, और उसके बाद में और ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जाने लगी कि कोई ना कोई ऐसी जांच इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जो क्विकली इस तरह के केसेस का इन्वेस्टिगेशन ले पाए, क्योंकि इस तरह के केसेस का कोई स्टेट जुरिस्डिक्शन होता नहीं है। ये क्राइम करने वाले लोग ना केवल देश के डिफरेंट हिस्सों में बल्कि देश से बाहर भी कई देशों में वहाँ से कंट्रोल करते हैं, वहाँ से ऑपरेट करते हैं, वहाँ से वो गाइड करते हैं। तो इसलिए ज़रूरत थी, तो इसलिए डिफेंस ऑफ इंडिया एंट्री जो है इंटरनल सिक्योरिटी में, उसके अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। तो इसको फेडरल एजेंसी है और इसको पैन इंडिया जुरिस्डिक्शन है। तो इसके लिए किसी स्टेट के कंसेंट की, सहमति की ज़रूरत नहीं है केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो एनआईए एक्ट के मुताबिक होम मिनिस्ट्री किसी भी केस को नोटिफाई कर सकती है कि ये केस एनआईए को ट्रांसफर किया जाए, तो स्टेट उसके ऊपर तो क्या देखती है होम मिनिस्ट्री सामान्य रूप से? उसको सामान्य रूप से जो देखते हैं, एक एनआईए में शेड्यूल है जिसमें कुछ एक्ट्स लिस्टेड हैं, जैसे यूएपीए हो गया, या करेंसी, फेक करेंसी है। तो कुछ एक्ट्स हैं कि ये जो क्राइम है उन कानून के दायरे में पड़ता है, इम्प्लीकेशन उसका नेशनल है, नेशनल है और उसके दायरे में पड़ता है, और अक्रॉस स्टेट और या इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो उस केसेस को नोटिफाई कर देती है और एनआईए उसका इन्वेस्टिगेशन ले लेती है। एक और भी लोगों के मन में एक मतलब सही क्लैरिटी नहीं है, एनआईए पोस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हालांकि भिन्न भिन्न मत है, मेरा अपना मानना भी है कि एनआईए के पास में अगर इसको बड़ा किया जाए तो इनके पास में प्रिवेंशन का भी कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। बट आज की डेट में ये पोस्ट इंसिडेंट, जब इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद, क्योंकि किसी भी टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन को सही रूप से टैकल करने के लिए आपको बहुत सारी और जानकारी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए अभी भी एनआईए या तो स्टेट इंटेलिजेंस या सेंट्रल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है, जो कि दूसरे देशों में जैसे एफबीआई है उनका नहीं है। उनके पास में दोनों रोल हैं, वो प्रिवेंशन भी करते हैं, इंटेलिजेंस कलेक्शन भी करते हैं और इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, जबकि एनआईए खाली इन्वेस्टिगेशन करती है।
आज आपके साथ चर्चा करके मुझे बहुत लाभ हुआ, मैं समझता हूँ दर्शकों को भी बहुत लाभ हुआ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सीबीआई, ईडी और एनआईए के बारे में बताया और मुझे आशा है कि दर्शक भी इस पे लाभान्वित हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।